बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, 63A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा आर्टिकल है जो कि पार्लियामान के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग और उसके साथ साथ फ्लोर क्रॉसिंग को रोकता है। और अगर मेंबर जो है असम्बली जो कि किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है और वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर एक्शन लेता है। अगर वो पार्टी के बरखिलाफ जाकर कोई वोट देता है या उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ करता है तो ये उस पर एक्शन लेता है। इस हवाले से ये खबरें बड़े दिनों से ज़ेरे गर्दिश थी कि आर्टिकल 63A नज़रसानी केस जो है वो लगने जा रहा है और पीर को अब इसकी समाअत हो रही है। फाइनली बहुत अरसे से ज़ेरे इल्तवा था। इससे कबल फरवरी 2022 के अंदर साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सदारती रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट से यह सवाल पूछा था कि यह बात तो इसके अंदर मौजूद है कि अगर कोई पार्टी के बरखिलाफ जाकर वोट देता है तो उसको नाअहल कर दिया जाता है। क्या कोई ऐसी सूरत भी हो सकती है, ये सवाल किया गया था, कि उस वोट देने के अमल को रोका जा सके। तो उसके बाद इस हवाले से समातें हुई और 17 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 से अगर पार्टी के अगेंस्ट कोई वोट देता है तो यह फैसला दिया कि उसका वोट भी काउंट नहीं होगा और उसके साथ साथ वो नाअहल भी हो जाएगा। ये 5 रुकनी बेंच 17 मई 2022 को जिसने फैसला दिया, मैं इन मेंबरान का नाम बताता हूं आपको और फिर आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अपने पैनलिस्ट से। 5 रुकनी बेंच में इस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस उस वक्त के उमर अता बंदयाल कर रहे थे। इसके अंदर जस्टिस मजहर आलम खेल, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। और जैसे मैंने आपको बताया कि 3-2 से ये फैसला आया था, तो 3 जजेस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन ने इसके हक में फैसला दिया था। अब क्योंकि पीर को इसकी समाअत हो रही है, अब भी 5 रुकनी बेंच है जो कि समाअत कर रहा है और इसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे हैं। उनके हमरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस बेंच का हिस्सा होंगे और इसके साथ साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच का हिस्सा होंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस बेंच में मौजूद 3 मुअज़्ज़िज़ जस्टिस साहिबान पिछली समातों के अंदर भी मौजूद थे और उनमें से 2 जस्टिस साहिबान ने जब पिछला फैसला आया था मई के अंदर इस हवाले से कि उस रुकन का वोट भी कास्ट नहीं होगा, वोट भी नहीं माना जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा, उससे इख्तलाफ किया था और इख्तलाफ करते हुए ये कहा था कि ये इस चीज़ के मुतरादिफ है कि आइन को दोबारा लिखा जा रहा है और जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस फैसले की हिमायत की थी। तो आज गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि 63A से क्या तब्दीली आने जा रही है, क्योंकि मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर ख़ास तौर पर आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत के हक़ में ऐसा लग रहा है कि अगर ये चला जाता है 63A तो उनको फ़ायदा होगा। नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर साहब तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, कहने वाले कहते हैं कि बेंचेस देखकर पता लग जाता है कि फ़ैसला क्या आने वाला है, आप इत्तफ़ाक़ करते हैं? ये जो कहने वाले हैं ना, जो ये कहते हैं कि जी बेंचेस देख के फैसला हो जाता है, इनके लिए शायद कल एक हैरानी होगी। अच्छा, अब ये तो है ना, हाथ कंगन को आरसी, क्या देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है। मैं इसके 4 पहलू बनते हैं। ये जो आपने इतना अच्छा इंट्रो दिया है ना, अगर किसी ने गौर से आपका इंट्रो सुना है तो कई बातों की वजाहत तो ऑलरेडी हो चुकी है जी। मेरे नज़दीक इस 63A की कल जो हिसाब किताब होने हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके 4 पहलू बनते हैं। एक उसका सियासी पहलू है, एक उसका कानूनी पहलू है, एक उसका अखलाकी पहलू है और सबसे ज़्यादा बढ़ के एक आईनी पहलू है। पहले तो ये वजाहत कर दूं कि कानून और आइन में बहुत फ़र्क है और ये फ़र्क जो है हमारे पार्लियामेंटेरियंस को पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहा कि कानून बनाना उनका काम है, लेकिन आइन जो है उसकी तशरीह वो सुप्रीम कोर्ट करे तो अच्छा लगता है, ये उनका काम है, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये क्विकली आपको इन 4 पहलुओं पे एक फ़िक्रा बोलूँ, अभी आपकी तरफ आ रहा था स्टूडियो की तरफ तो टिकर एक चला जिसमें कि मौलाना साहब ने ये फरमाया कि ये पार्लियामेंट जाली है। अच्छा, ये वो जाली पार्लियामेंट है जिसके बारे में कि हॉर्स ट्रेडिंग की बात आ रही है कि जी वोट पूरे करने हैं, तरामीम करने हैं, बकौल मौलाना साहब के ये जाली है। जो इम्पॉर्टेंट बात थी जो मेरे लिए हैरान कुन थी वो मौलाना साहब ने की। उन्होंने कहा जी कि तरामीम की आड़ में मार्शल लॉ लगाया जा रहा था। अच्छा, ये कैसे मार्शल लॉ? पार्लियामेंटेरियन ने भी आज तक कभी मार्शल लॉ लगाया है? तो मुझे समझ नहीं आई।
तो मैं ये इस जाली पार्लियामेंट को जो तरामीम लाने के लिए मार्शल लॉ वगैरह वगैरह, इसको आप सब पे छोड़ता हूँ कि इसका मतलब निकालें, और मैं इसका सबसे पहले आपको कानूनी और आईनी दो पहलू जो है उसको वजाहत करते हैं। देखिए, आपने बता दिया कि पार्लियामेंटेरियन अगर कोई इन्हिराफ करता है तो उसको नाअहल करार दिया जाता है। इस वक्त जो है पार्लियामेंट को और ख़ासतौर पे हुकूमत वक्त को नाअहली से कोई लेना देना नहीं है। उनका ये है कि इजाज़त हो यानी उसका वोट काउंट किया जाए, वो जो दूसरी आपने बात की है ना। अब ये वोट काउंट क्यों हो, साफ जाहिर है कि तरमीम करवानी है, और मौलाना साहब ने जो अपना सियासी कदो-कामत बढ़ाया है ना, एक अखलाकी बात लेके और एक सियासी बात लेके और अवाम को वाकई सामने रख के उनका सियासी कदो-कामत जो है वो बड़ा है। अब उनके बगैर भी शायद काम चल जाए अगर कल का फैसला कुछ इस तरह का आता है कि दरवाज़ा खुलता है, खिड़की खुलती है, और उसमें जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग और वो जो लोटाक्रेसी की हम बातें सुनते रहे हैं वो दोबारा से होता है। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो घोड़े ख़रीदना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी घोड़े होते हैं जो बिकने के लिए तैयार होते हैं और प्राइस टैग यहाँ पे लगी होती है। अब ये तो हुआ कि देखेंगे उसका क्या है, लेकिन इसके एक अखलाकी पहलू पे फटाफट बात कर दूं। जी देखिए, वो एक बड़ी सियासी जो जमात थी जो पेश थी कि ये हो, नाअहल करार हो, वही बड़ी सियासी जमात मैं देख रहा हूं कि दरिया के इस तरफ खड़ी होकर कह रही है कि नहीं जी वोट काउंट होने चाहिए, नाअहल नहीं होना चाहिए। तो सियासत में अखलाक का ना होना हमने पावर गेम में सुना था, और पाकिस्तान में पावर गेम ही होती है, लेकिन उसकी कोई हद होनी चाहिए। ये तो आप जूतों समेत आप आंखों में घुस रहे हैं और आप बता रहे हैं कि जी हमने किसी भी हालत में हमने वोट खरीदने हैं, और वोट खरीदने के लिए ज़रूरी है कि उनका वोट गिना जाए, लिहाजा कल की जो है। अब आते हैं आपके उस बेंच वाली बात पे कि जो बेंच देख के फैसला। जी देखिए, काजी फायद ईसा साहब का कल बड़ा कड़ा इम्तिहान होगा अगर वो इसमें कोई भी, अगर वो कानून और आइन को सामने रखते हुए इस रिव्यू पिटीशन को हुकूमत के हक में डालते हैं कि जी नहीं, फिर भी एक सवाल उठेगा कि क्यों। लिहाजा आप विन विन सिचुएशन काजी साहब के लिए इसमें निकलती ही नहीं है। अगर तो चेहरे देख के और बेंच देख के पता लगता है तो काजी साहब का फैसला जो है वो शायद हुकूमत वक्त के हक में हो, फिर भी सवालिया निशान होगा। अच्छा, अगर वो उसके हक में नहीं करते फिर भी सवालिया निशान होगा। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा नजमुल साकिब साहब आपसे इसमें कि जो हुकूमत वक्त है उसका ये मौक़िफ़ है, और ख़ास तौर पर इस फैसले के ख़िलाफ़ जो मौक़िफ़ ये सामने आता है कि किसी को बादशाहत तो नहीं दी जा सकती। अगर पार्टी के अंदर किसी को इख्तलाफ है तो वो वोट के ज़रिए इस्तेमाल तो कर सकता है। ये तो फिर मुकम्मल बादशाहत हो जाएगी उस पार्टी के लिए कि उसके ख़िलाफ़ अगर वो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर तो वो बाहर चला जाए। नहीं, ये तो उसूली तौर पे और अखलाकी तौर पे बनता भी ऐसा ही है। देखिए ना, अगर पीटीआई का एक बंदा है और वो पीटीआई के टिकट पे आया है पार्लियामेंट में, तो वो किस तरीके से नून को वोट दे सकता है, किस तरीके से किसी ऐसे रेजोल्यूशन को, किसी ऐसी चीज को वोट दे सकता है, ऐसे बिल को जो कि उसकी पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। तो उसूली तौर पे और इस वक्त तक आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे और अखलाकी तौर पे उस आदमी को उसी जगह पे रहना है, वो पैवस्ता रहे उस शजर से जिसकी वो पैदावार है। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं होता ना, मैं इसी की तरफ तो इशारा दिला रहा हूँ। मसला ये कहाँ पर है? मसला सिर्फ ये है कि नाअहल तो करार दे दीजिए, क्योंकि उसमें ये याद रहे, मैं आने से पहले पूरे जो माहिर कानून हैं मेरे दोस्त उनसे बात कर रहा था और उन्होंने कहा था मेरा नाम नहीं लेना, इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा। उन्होंने मुझे तफसील से बताया कि नाअहल करार देने के दरमियान में उसके दौरान जो मराहिल पेश आते हैं, जो कि 30 दिन फिर आखिर में मुंतज होते हैं कि वो जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो 30 दिन में करेगा, उसमें इतनी रुकावटें आ सकती हैं कि ये चीज़ लंबी बड़ी तवालत इख्तियार कर सकती है। लिहाजा किसी भी सूरत में ये फैसला आता है तो हुकूमत वक्त के पास, चूँकि जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये जो ECP है, मैंने बताया था ना कि हाथ उन्होंने इधर रखा हुआ है, सल्यूट की हुई है, और वो बार बार चले जाते हैं, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स वगैरह, तो वो इसमें भी कर लेंगे। मकसद, बॉटम लाइन आपको बता देता हूं और फिर हम आगे चलते हैं। बॉटम लाइन ये है
कि हुकूमत ने ये तरामीम, जिसकी तकरीबन 50 से ज़्यादा शिकें सोशल मीडिया पे भी अब गर्दिश कर रही हैं, जिस पे कि उसूली मौक़िफ़ लिया मौलाना साहब ने और उन्होंने इनकार किया, ये हुकूमत ने मनवानी है, चाहे इस तरह से माने, मौलाना साहब नहीं माने तो अब इस पे आएंगे, इस पे भी नहीं माने तो उन्होंने रुकना नहीं है, क्योंकि किसी वजह से हुकूमत वक्त के जो मुक़तदरा लोग हैं, जो मुक़तदर लोग हैं, उनको ये पता है कि इज्जत का मामला तो ये है ही कि ये तरामीम मनवानी है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में तो इतने ज़्यादा वो इंटरेस्टेड नहीं है, उसके जो बाकी हिसाब किताब हैं उसमें वो इंटरेस्टेड हैं, और उनको ये पता है कि अगर हमने ये करवा लिया तो हुकूमत की साख, जो कि वो फॉर्म 47 वाला रौला है, शायद उसमें कुछ बेहतरी आ जाए, शायद अवाम को पता लगे कि नहीं, हमारे ऊपर वो अभी छतरी कायम है। ये बड़ा दिलचस्प होगा नजम साकिब साहब, क्योंकि अगर 63A में नज़रसानी की अपील जो है वो उनके हक में नहीं आती तो फिर उसके बाद उनके पास क्या हिकमत अमली होगी, प्लान सी उनका क्या होगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। और राव खालिद साहब, सियासी जमात के अंदर इख्तलाफ का हक आपको लगता है कि होना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए? क्योंकि इसमें जो दलील वो ये दी जाती है कि अगर सियासी जमात के अंदर किसी को इख्तलाफ है तो फिर उसको वोट का हक भी होना चाहिए। नहीं, वोट का हक तो बुनियादी हक है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आपने कहा कि जी बादशाहत कायम हो जाएगी, नजम साकिब साहब से बात करते हुए, तो ये बादशाहत कायम की किसने है 63A के ज़रिए? ये तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने की है, उन्होंने की है। और उसमें देखिए जो बुनियादी हक है ना आपका, जो वोट डालने का, सब्जेक्ट टू लॉ होते हैं, जितने आपके बुनियादी हकूक़ का सब्जेक्ट टू लॉ है। ये नहीं होता कि आप कहेंगे मैंने कत्ल कर दिया तो आप मुझे अब फांसी नहीं दे सकते, मेरी जान नहीं ले सकते। तो ज़ाहिर आपने कत्ल किया तो उसकी सज़ा मौत है, सब्जेक्ट टू लॉ हो जाएगा तो वो आपको मौत, अदरवाइज़ आपकी जान नहीं ली जा सकती, इस सूरत में ली जा सकती है। तो इसी तरह से वोट डालने का बुनियादी हक आइन ने दिया है। 63A वाहिद आर्टिकल है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था जब हम लास्ट टाइम डिस्कशन कर रहे थे। 63A वाहिद कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो आपको सर्टन सिचुएशन में वोट डालने से रोकता है। तो अगर आप वोट डालेंगे उसमें तो वो सज़ा उसकी फिर तजवीज़ करता है। इसका मतलब है, सज़ा तजवीज़ करने का मतलब ये है कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई स्टेप उठा रहे हैं। ठीक है, ये बात फिर पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन में जाके कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जी हाँ वोट डाल सकता है और वोट काउंट भी होगा, तो वो फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मेरे लिहाज से वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन उसकी होगी। फैसला उसने दे दिया, वो मानना पड़ेगा आपको, लेकिन होगी वो गैर आइनी तशरीह। क्योंकि जब इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था उसके अगराज़ व मकासद में ये लिखा हुआ था, और मोहतरम वली खान साहब मरहूम के कोट करते थे अपनी तकरीरों में, जब इस पर तकरीरें हुई कि वली खान ने कहा था कि किसी के पास 1 अरब रुपया हो तो पूरी पार्लियामेंट खरीद सकता है, तो हमने इसको रोकना है, लूटे रोकने हैं, बिकना रोकना है, हार्स ट्रेडिंग रोकनी है। तो उस पर लंबी चौड़ी भाषण दिए गए हमें, और इसका मकसद ये था कि लोग वज़ीर आज़म के इंतखाब में या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस में, आइनी तरमीम में और बजट के ऊपर, इन 3 सूरतों में, बाकी कोई ममानियत नहीं, इन 3 सूरतों में वो पार्टी के पार्लिमानी लीडर अगर डिसाइड कर देता है, हिदायत हो जाती है पार्लिमानी पार्टी। अच्छा, उसमें पार्लिमानी पार्टी ने डिसाइड करना है, पार्टी लीडर का कोई जिक्र नहीं है उसमें। पार्लिमानी पार्टी का लीडर अब इमरान खान तो नहीं है, बैरिस्टर गौहर भी नहीं है, मेरा ख्याल है उमर अयूब साहब है, तो वो इसका मतलब पार्टी लीडर की बादशाहत नहीं है, वो पार्लिमानी लीडर की बादशाहत है। वो जब फैसला कर लेते हैं तो आप उसके खिलाफ वोट नहीं, राजा रियाज साहब भी पार्लिमानी लीडर डाल रहे हैं तो आप 63 जी बड़े बड़े खैरनामी ग्रामी पार्लिमानी लीडर रहे हैं, अब क्या उनका जिक्र करें। वज़ीर आज़म भी ऐसे रहे हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, राजा रियाज साहब से भी अहम शख्सियात वज़ीर आज़म रही हैं। तो अब मतलब ये है कि आप स्पीकर बैठा है, स्पीकर को पता है कि इनकी पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया है कि 63A की वायलेशन हमारा कोई बंदा नहीं करेगा। स्पीकर ने आइन के तहत हलफ उठाया हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला छोड़ दिया था या नहीं था? क्या एक बंदा जिसने आइन के तहत हलफ उठाया हुआ है, वो अपने सामने आइन की वायलेशन उसके हो रही है, उसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? ये तो स्पीकर का फैसला करना चाहिए था, बजाय इसके कि अदालत में जाके फैसला होता। स्पीकर ने नहीं किया। अगर आप सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन पे रहते हैं तो प्रोसेस नजम साकिब साहब ने बता दिया, डिस्क्वालीफाई करा ले, चले 5 साल के लिए हो जाएगा, वो लाइफ टाइम हो जाए। तो हमारे यहाँ तो विरासती सियासत है, उसका भाई, भतीजा, बहन, बेटी, भतीजी, वो आ जाएगा उसकी जगह पे टिकट लेके, वो MNA बन जाएगा, आप उसको रोक लेंगे? कोई रुकावट है इस सिलसिले में? मसला बुनियादी तौर पे ये है कि अवामी मकबूलियत है नहीं,
आगे उनको पता है मुश्किल ये है कि हम वोटों के ज़रिए, अवाम के मैंडेट के ज़रिए आए, तो हमें किराए के पार्लियामेंटेरियन से काम चलाना है। तो ये इसका रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी है। आईनी तरमीम हो ना हो वो अपनी जगह पे, लेकिन आगे उन्होंने हुकूमत तो चलानी है ना, इसलिए ज़रूरी है। लेकिन उसमें एक फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये है कि जब ये हो जाएगा कि वोट काउंट होगा, पंजाब में जैसे हुआ कि वोट जब काउंट नहीं हुआ तो वो परवेज़ इलाही साहब बन गए वज़ीर आला। अब जब वोट काउंट होगा तो वो वज़ीर आला नहीं बन सकते थे। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आती है तो आधे नून के या आधे पीपल्स पार्टी के उठ के दूसरी तरफ चले जाते हैं इसी लॉ के तहत, इसी इंटरप्रिटेशन के तहत। राइट। तो वो भी तो उनको सोचना चाहिए। वो भी तो लोटे बना सकते हैं, उधर भी तो लोग पैसे खर्च कर सकते हैं। और अब तो पीटीआई की टिकट बिक रही है, लोग तो वैसे ही चले जाएंगे, ये टिकट दे दो हमें तो हम वोट देते हैं। तो ये सारे पहलू ध्यान में रखने चाहिए। सिर्फ आज के फायदे के लिए, अपने पाव भर गोश्त के लिए पूरे ये ज़िबा नहीं करना चाहिए इनको। और दूसरा अपना साकिब मेरा तफसील से उसमें बयान करेंगे। 317 वकला का जो ख़त है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने 2-3 पॉइंट बस हाईलाइट किए हैं। एक पहली बात उन्होंने की है कि मामूली दिमाग रखने वाला भी ये आईनी तरामीम को मुस्तरद कर देगा। दूसरी उन्होंने बात की है बदनीयती पर मबनी है। तीसरी उन्होंने बात की कि रात की तारीकी में जो ड्राफ्ट आया था अभी तक उसका कोई वाली वारिस ही नहीं बन रहा, कोई मान ही नहीं रहा कि हमारा ड्राफ्ट था। और चौथी बात उन्होंने की है कि दहाइयों से हमारी जो अदलिया है वो आइन और जमहूरियत पर हमले के लिए एक हथियार के तौर पे काम करती रही है। अब इसको बंद होना चाहिए और ये पीसीओ तरमीम होगी और पीसीओ अदालत होगी। अगर आईनी अदालत बनती है तो ये जजेस के सोचने की बात है, उनके तारीख को अच्छी नहीं लिखेंगे वो। ठीक। अच्छा साकिब बशीर साहब, एक तो राव साहब ने जिक्र कर दिया ये 317 वकला ने जो खत लिखा है, जरा इस खत के हवाले से बताइएगा ये किस बारे में लिखा गया है। फिर एक 63A के हवाले से एक सवाल है बुनियादी, फिर वो आपसे पूछता हूँ। ख़त 317 वकला ने लिखा है। आबिद साकी हैं, इसके अलावा मुनीर अहमद काकड़ हैं और बड़े सीनियर वकला हैं सुप्रीम कोर्ट के जो इसमें शामिल हैं। ख़त लिखने वालों में कराची से लाहौर तक इस्लामाबाद के वकला भी इसमें शामिल हैं। और उसमें जो बुनियादी पॉइंट वो जो उनके मुखातिब हैं वो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं जो अभी काम कर रहे हैं। उनको मुखातब करते हुए जो है वो ख़त लिखा है कि आप जो अगर जो आईनी अदालत मुमकिना तौर पर बन जाती है तो वो पीसीओ अदालत होगी, उसमें बैठने वाले जजेस पीसीओ होंगे। आप जो है वो उस अदालत का हिस्सा ना बने और आप जो तारीख़ की दुरुस्त समझ जो है वो आप खड़े रहें और तारीख़ आपको याद रखेगी। और जो पीसीओ है ये बुनियादी तौर पर बताना इसलिए ज़रूरी है कि 99 में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए, जब मार्शल लॉ लगाया तब भी, और फिर 2007 में भी 3 मई 2007 में भी जब एमरजेंसी लगाई, जब उस वक़्त के जो चीफ जस्टिस से इफ्तिखार चौधरी साहब को कहा कि आप रिज़ाइन करें, उन्होंने नहीं किया और उसके बाद उन्होंने पीसीओ नाफिज किया और आइन को मुअत्तल कर दिया। और उसके बाद कुछ जजेस जो है उन्होंने हलफ नहीं उठाया। 99 में भी यही हुआ और 2007 में भी, और कुछ ने हटा लिया और फिर उसके बाद उन जजेस को जब वो फारिग किया गया। तो ये एक पूरी तारीख है, मतलब ये जो जुडिशल हिस्ट्री है उसमें पीसीओ जजेस को किसी तौर पर भी दुरुस्त नहीं समझा जाता। तो ये उनका मुखातब ये है कि आप अगर ये करेंगे तो ये पीसीओ के तहत हलफ होगा और पीसीओ जजेस ही आप जो है वो तसव्वुर होंगे। आप ये काम जो है वो बिल्कुल ना करें। बुनियादी जो इसमें पॉइंट बताने की कोशिश की है वो जो रात की तहरीकी वाली बात, एक चीज, अच्छा इसको कंप्लीट कीजिएगा, फिर साथ ये भी बताइएगा कि अभी राव साहब ने एक जिक्र भी किया था कि कुछ मखसूस सिचुएशन होती हैं जहां पर कहा जाता है 63A का वोट आप पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ नहीं दे सकते। वो सिचुएशंस कौन सी हैं ये भी बताइएगा। इसमें जो लेजिस्लेशन की बात की गई है, जो कानून साजी की बात की गई है कि जो ड्राफ्ट है वो रात की तारीकी में लाया गया और खुफिया तरीके से एक जो है वो कानून साजी की जा रही थी। अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि ये तो इसी तरह मतलब एक मार्शल लॉ नाफिज करने का जो है प्लान लग रहा था कि एक तरफ जमहूरियत भी है और इस तरह की जो सिचुएशन है। और उन्होंने भी मुस्तरद किया इस किस्म के जो ड्राफ्ट था, वो पहले वाला जो ड्राफ्ट था, तो उसका हवाला भी इसमें दिया गया है, हाईलाइट किया गया है उस मामले को भी। ये जो बड़ा
दिलचस्प मामला है। एक तरफ जो बाकी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मुख्तलिफ सोच रहे हैं, वो हुकूमत की जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं उनके साथ भी उनके कहीं ना कहीं लिंक्स भी हैं और उनके ग्रुप के भी हैं, तो इसलिए सपोर्ट भी वो उनको करते हैं। अगरचे ये जो ड्राफ्ट था तरामीम का, जो वकला की तंजीमें हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, उनको भी नहीं दिखाया गया। मतलब ना पार्लियामेंटेरियंस को दिखाया गया, ना वजीरों ने देखा, ना बार्स ने देखा, ना सिविल सोसाइटी, किसी ने देखे नहीं। खुफिया तरीके से रातों रात जो है वो कराने का जो बड़ा खौफनाक किस्म का प्लान था। तो अब जो है वो अब आते हैं 63A पर। 63A में जो हम आईनी तरामीम पे ही अगर बात करें कि जो पार्टी पॉलिसी से हटकर अगर वोट करना है, तो ये जो बात कल केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर है, इसमें एक दिलचस्प फैक्ट है। एक ये है कि इसमें 2 जजेस हैं कल के 5 मेंबर में, एक जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। ये वो माइनॉरिटी जजेस थे जिन्होंने कहा था कि नहीं, ये नहीं कर सकते आप, जो है वो आइन ने कहा है वही चलेगा, आप इसमें ये नहीं कह सकते कि वोट काउंट नहीं होगा। और इसमें जो मेजॉरिटी जजेस में एक मुनीब अख्तर हैं और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो अलग 2 जजेस हैं। मतलब आप दूसरे लफ्जों में ये कहें कि कल वाले 5 बेंच में 2 जजेस ऑलरेडी एक व्यू रखते हैं, उनके साथ अगर एक भी शामिल हो गया तो ये जो है वो जो 63A की नजरसानी जो है वो ये मंजूर हो जाएगी। अब बातें हैं कि ये पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकातों पे मुलाकातें होती रहीं, वो नाकाम हो गया मंसूबा। उनको कम से कम 4-5 दफ़ा मैंने सुना है कि हम 63A पे वो ख़त्म करवाएंगे, ये अदालतें नहीं कर सकती। तो हैरान कौन मामला ये है कि हुकूमत, वो मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, वो इस चीज़ के इंतज़ार में है कि हमें फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोलें और वहाँ पे जो है वो हम तरमीम कर लें। मेरा ये ख्याल है कि ये इस मुल्क के लिए कोई अच्छा साइन नहीं होगा कि इस तरह फ्लोर क्रॉसिंग करा के, और वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी इस बड़े क्रूशल टाइम पे ये केस लगना, सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी होना और उसके बाद उस पर जो है वो इतनी अहम किस्म की कानून साजी होना। आखिरी बात मैं ये ऐड करूंगा कि ये जो बात की जाती है कि पार्लिमानी पार्टी का डिसीजन है तो ये बादशाहत और ये वो, तो उसमें मेरा ये कहना है कि अगर फर्ज करें पीटीआई का हम हिसाब लगा लेते हैं कि 8 फरवरी को सिचुएशन ये थी कि जिसको भी उन्होंने टिकट दिया है, उनके जितने भी पार्लियामेंटेरियन, इवन मैं बैरिस्टर गोहर की बात करूं, ये शेर अफजल मरवत, आप लंबी लिस्ट निकाल लें, ये कभी भी एमएनए नहीं बन सकते थे। ये जस्ट पीटीआई के नाम पर जो है वो एमएनए बने हैं। ये ग्राउंड पे जो हकायक हैं वो हैं। तो इस सिचुएशन में जब आप ये यहाँ पे आ जाते हैं, इतनी अहम कानून साजी है और उसको खुला छोड़ दें और फ्लोर क्रॉसिंग करके आप जो मर्जी करते रहें, मेरा ये ख्याल है कि ये एक अच्छा इमेज नहीं जाएगा कि आप फ्लोर क्रॉसिंग के लिए ये सारा कराएं। आपको लगता है कि सियासी मंजरनामे में अच्छा इमेज नहीं जाएगा? यही सिनेरियो है कि नजरसानी अगर मंजूर होगी तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग के जरिए आईनी तरमीम का रास्ता भी खुल सकता है। ठीक है, इस हवाले से जो है फ्लोर क्रॉसिंग का मामला क्या होता है ये तो कल पता लगेगा और आइन में 63A का क्या फैसला होता है पता लगेगा। लेकिन वज़ीर आज़म ने दौरा अमेरिका किया है, उसमें क्या खोया क्या पाया, इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब दौरा अमेरिका पर थे, जहाँ पर उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली इजलास में खिताब भी किया और अपना मौक़िफ़, पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी दुनिया के सामने रखा। उसके अलावा उनकी बहुत सी मुलाकातें भी हुई, एक तवील लिस्ट है, तकरीबन 8 से 10 अहम रहनुमाओं से, दूसरे मुल्कों के सरबराहान से भी और मुख्तलिफ ऑर्गनाइजेशंस के सरबराहान से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान साइडलाइंस मुलाकात के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मुख्तलिफ जगह पर पेश किया। 2 ऐसे मामला थे जो नहीं हो सके, एक तो पाकिस्तानी कम्युनिटी उन्होंने मुलाकात करनी थी, वो वहां पर उनकी मुमकिन नहीं हो पाई, और दूसरा रवायती तौर पर देखा जाता है कि किसी भी अमेरिकन टेलीविजन को इंटरव्यू भी दिया जाता है जब कोई वज़ीर आज़म खासतौर पर, इससे पहले भी पाकिस्तान के वहां पर गए तो वो भी नहीं दिया गया, बल्कि जैसे ही खिताब खत्म हुआ उसके बाद वापस आए और फिर वो लंदन के लिए रवाना हो गए और 3-4 दिन वहां पर वो क़याम करेंगे। तो ये जानेंगे अभी कि इस दौरे के अंदर जो मुलाकातें ये सारी हुई हैं, इसमें वज़ीर आज़म ने क्या हासिल किया, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को क्या मौसर तरीके से पेश किया, साइडलाइंस मुलाकात के हवाले से भी। राव खालिद साहब, वज़ीर आज़म के दौरा अमेरिका जिसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली इजलास के अंदर खिताब और दीगर मुलाकातें भी हुई हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? आप देखते हैं कि जो साइडलाइंस पर मुलाकात हुई उसमें पाकिस्तान ने अच्छे तरीके से अपने मौक़िफ़ को दुनिया के सामने रख दिया है?
एक तो जो बुनियादी मौक़िफ़ है वो तो तकरीर में जिन इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने बात की उसमें माहौलियाती तब्दीली, कर्ज़ों का बोझ और दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने बड़ा एलेबोरेटली बात की सारा। उसमें तरक्की पज़ीर ममालिक के मसाइल उन्होंने बयान किए और उन्होंने ये बताया कि इस किस्म की सूरत हाल में जिसके कर्ज़ों के बोझ के तले हम दबे हुए हैं, माहौलियाती तब्दीली के असरात हमारा कसूर नहीं है, फिर भी हम पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इस तरह पाकिस्तान ख़ास तौर पर दहशतगर्दी का जो शिकार है तो उसमें जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं या तरक्की की बात करते हैं या इंसानी तरक्की की बात करते हैं तो वो बहुत मुश्किल है। उसके लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है, मिलजुल के सारे करनी चाहिए। और वो जो एक है ना कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, चंद अमीर मुल्क पैसे दबा के बैठे हुए हैं और गरीब मुल्कों से लूट के भी वहीं जाता है पैसा, तो वो जो एक बहुत बड़ा इशू है वो भी इसमें मेरा ख्याल है बिटवीन द लाइन एड्रेस होता है। जहाँ तक साइड लाइन्स की बात है, साइड लाइन्स पे उनकी मुलाकातें हुई हैं, कोई ख़ास खबर तो उस तरह से नहीं मिली सलाम दुआ के अलावा मेरा ख्याल है कोई, या फिर अमरीकी सदर से जो उन्होंने एक तस्वीरी मौका मिला उनको तस्वीर खिंचवाने का, उसके अलावा तो कोई ख़ास नहीं आई। ये हो सकता है कि सलमान शहबाज साहब साथ गए हुए थे, उनकी मुलाकातें शायद बारावर हों और ज़्यादा समरबंद हों इनकी मुलाकातों के नतीजे में। जहाँ तक आपने बात की पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात की, तो वो रिपोर्ट नहीं हुई। पाकिस्तान की बहुत तगड़ी कम्युनिटी है वहाँ पे और मेरा ख्याल है मिलना चाहिए था, अगर नहीं मिले तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। लेकिन एक पहलू से मुझे थोड़ा सा लगता है क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान के एक एंटरप्रेन्योर हैं, शिकागो में होते हैं, चौधरी नवीद अनवर, तो वो नज़र आए मुझे तस्वीरों में वहाँ पे ना, तो वो मुस्लिम लीग के बहाली के लिए वहाँ पे और उसके काम के लिए बड़े एक्टिव रहते हैं। और वहाँ यहाँ पाकिस्तान आए थे तो वज़ीर आज़म को मिलकर उन्होंने प्रपोजल्स भी दी थी वहाँ पे। वो अगर करते तो शायद मुस्लिम लीग नून के लोगों से मिल लेते, को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात कर लेते। अब सुना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब शायद अमेरिका जा रहे हैं किसी दोस्त की अयादत के लिए या किसी की वफात पे वो दुआ करने के लिए वहाँ जा रहे हैं, तो सुनने में आया है ये। तो वो शायद अपनी ऑर्गेनाइजेशन PMLN की और पाकिस्तानी कम्युनिटी से वहाँ पे मिले। अच्छा, एक पहलू इसका ज़रा मैं एक और एंगल से इसको देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान के जितने भी बैनुल अक़वामी एंगेजमेंट्स होती है जहाँ पे इंडिया भी रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है, तो हम उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको कंपेयर करते हैं उस हवाले से। तो वो हम जब देखते हैं तो अगरचे प्राइम मिनिस्टर ने SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मूवमेंट 2024 का था, वहाँ खिताब किया, बड़ा अच्छा मौसर खिताब किया और सॉल्यूशंस भी दिए, जो मैंने पॉइंट बताए हैं आपको कर्जे के हवाले से और माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, वहाँ उन्होंने सॉल्यूशंस भी पेश किए, तो उसको बड़ा सराहा जा रहा है। उसके मुकाबले में जो क्वाड की मीटिंग थी जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया है, वो एक मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी जिसमें उन्होंने चाइना को हेड ऑन लेने की कोशिश की है और साउथ चाइना सी में जो एक्टिविटी है उस पर वो एक जॉइंट डिक्लेरेशन भी उन्होंने दिया है। तो वो उनकी एंगेजमेंट जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ उन्होंने अपने डायस्पोरा, जो इंडियन डायस्पोरा है, मोदी साहब ने उनसे इंटरेक्शन किया है और उनको बड़ी उन्होंने तसल्लियाँ और यकीन दहानी कराई है कि हम साउथ ऑफ ग्लोबल साउथ के हम लीडर हैं इस वक्त और हम वहाँ पे अमन और इसको करेंगे और इंसानियत की जो बुनियादी तौर पे कामयाबी है वो मुश्तरका कावज़ से होगी, जंगों से नहीं होगी। और यूक्रेन के हवाले से भी उन्होंने ज़ेलेंस्की से जब मुलाकात की उसमें यही बात की है। तो इतने मुनाफिकाना बयान जब मैंने उनका पढ़ा, उनका अपना मीडिया क्वेश्चन उठा रहा है उसके ऊपर कि आप ये जो अमन की बातें कर रहे हैं ये तो आप चैलेंज लेके आ गए अपने लिए, आप अपने मुल्क में तो कर नहीं पा रहे हैं, कश्मीर के ऊपर जो आपने किया हुआ है, तो बाकी दुनिया में आप क्या करेंगे। तो ये एक कंपैरिजन था जो मैं चाहता था कि ये भी हम नज़र में रखें। ओवरऑल मैं कहता हूँ कि जो UNGA का खिताब था वो उनका हाई पॉइंट था पूरे दौरे का। बाकी मौका ज़रूर होता है कि आप इंगेज करें लोगों को, आप तैयारी से जाएं और जिन मुल्कों से आपकी मुलाकातें तय हैं, जिन सरबराहान से, उनके साथ आप बायलैटरल मामलात के ऊपर आगे मामलात को बढ़ाने की मुख्तलिफ शोबों में वो बात करें। तो अभी तक कोई ऐसा हमें रिपोर्ट मिली नहीं है, उसकी आएगी तो फिर देखेंगे कि उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। ठीक है नजमुल साकिब साहब, ये खबर कुछ इस तरह रिपोर्ट हुई कि जब वज़ीर आज़म अपने खिताब के बाद आए तो उनके साथ जो दीगर वज़रा भी और अहम लोग भी मौजूद थे, उनका सामान एयरपोर्ट के ऊपर पैक था और वो फ़ौरन जो है उसके बाद वो निकल गए, तो कुछ मुलाकातें भी नहीं हो सकी। दूसरा, सलमान शहबाज साहब का जिक्र राव साहब ने कर दिया है, तो ये भी हमारी रहनुमाई फरमाइएगा कि साथ जा कौन कौन सकता है और फिर इस दौरे के हवाले से आपकी राय क्या है? देखिए, इसका जवाब तो बहुत तवील हो जाएगा क्योंकि मुझे फिर क्योंकि ये जो इजलास है UNGA का, ये हर साल सितंबर में होता है
और इसमें बहुत सारे वज़राए आज़म हमारे यहाँ से जा चुके हैं और उसमें हमें पता है कि 3 बंदों का काम होता है। ऑलरेडी टीम आपकी वहाँ पे मौजूद होती है और उसके बाद वो जो पीछे सारे बैठे हुए 70-80 लोग हैं, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। उस बात पे हम बात नहीं करते, टेक्निकली ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इफ़ यू आस्क मी, इट वाजंट कोई वो दौरा अमेरिका का नहीं था। अमेरिका, ये जो हम टिकर चला रहे हैं ना, इसमें अमेरिका तो वो गए, लेकिन हम इसको टेक्निकली दौरा अमेरिका नहीं कह सकते। वो दौरा अमेरिका उस वक्त होगा जब ये वाशिंगटन जाएंगे और वहाँ के वाइट हाउस की दावत पे जाएंगे, दावत कबूल होगी, अपना डेलीगेशन साथ लेके जाएंगे और 2 तरफा मामलात पे बातचीत होगी, कोई MOU साइन होगा, कोई एग्रीमेंट साइन होगी, कोई झाड़-वाड़ पड़ेगी, आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे। ये तकरीर था बुनियादी मकसद, और राव साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है कि क्या क्या बातें उन्होंने वहाँ पे की। आपकी इजाज़त से मैं वो बताना चाहूँगा जो मेरे ख्याल में उनको पॉइंट्स बताने चाहिए थे, अच्छा भला मौका था और उन्होंने नहीं बताया। सबसे पहले ये है कि उनकी तकरीर का फोकस जो था ना, वो पहली और दूसरी दुनिया थी। उसमें अमेरिका है, उसमें चीन इस तरफ है, उसमें रूस इस तरफ है, यूरोपियन यूनियन है, नेटो है, और वो बड़ी जो IMF के जो बड़े बड़े हैं ना जगहदरी वो मुल्क वो हैं जिसमें कि उनको पता है कि जी ये इनसे हमने कर्जे की बात करनी है या दहशतगर्दी की अगर बात है तो वो। जो अफ्रीका है या जो लातीनी अमेरिका है, अफ्रीका का सिर्फ एक लफ्ज़ आखिर में आया, एक पैराग्राफ उसमें लैटिन अमेरिका का, एक पैराग्राफ उसमें अफ्रीका का आना चाहिए था। आधी से ज़्यादा दुनिया तो वहाँ पे है और उनके तो वोट हमें चाहिए, और वो हमें इसलिए भी चाहिए कि वो तीसरी दुनिया के लोग हैं, उसका जिक्र नहीं था। दूसरा और सबसे अहम मेरे नज़दीक ये है कि हिंदुस्तान की कोशिश है बड़े अरसे से, और वो लग रहा है कि उस मकसद के बिल्कुल पाने में करीब है। मेरे ख्याल में वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बन सकता, और वो चाइना जो है वहाँ पे मौजूद होगा, जो नहीं चाहता कि जापान भी बने और इंडिया भी बने, और अगर खुदा ना खास्ता बन जाए तो वीटो पावर के साथ ना हो। UN रिफॉर्म पे इनको अपना मतमाए नज़र बताना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं बताया। अब यह है कि वहाँ पे जो हमारी टीम है वो जाहिर है वो तो दिन रात इसमें लगी हुई है, क्योंकि सिर्फ थोड़ी देर के लिए ये देख लीजिए कि कल को अगर हिंदुस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ये तो जनरल असेंबली की बात थी ना, असल जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका परमानेंट मेंबर बन जाता है इवन विदाउट वीटो, तो पाकिस्तान का कोई ऐसा मामला मुझे बता दीजिए जो कि रद्द नहीं होगा, पाकिस्तान पे कोई ऐसी सैंक्शन बता दीजिए जो नहीं लगेगी। तो मेरे नज़दीक अगर आप यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो इस वक्त हमारा सबसे ज़्यादा फोकस ये होना चाहिए कि इसमें यानी एक्सटेंशन ना हो, वो जो 5 मेंबर हैं वो 5 ही रहें। ये अलहदा से बहस है कि क्या वो चाहते हैं कि नहीं, लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान को बताना चाहिए था कि ये जो है ना, हम इसके बारे में ये राय रखते हैं, और उसमें हिंदुस्तान की जो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जो कश्मीर की सूरत हाल है, या पूरे इस खित्ते में सार्क रीजन में उसका कोई एक दोस्त भी नहीं है। और अब जबकि बांग्लादेश में चेंज आ गया है तो वो वाहिद दोस्त था वो जो हसीना वाजिद अपने साथ ले गई हैं। इस वक्त की आखिरी बात जी, प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ लाते हैं और उनका अमला और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी इंतज़ार करते हैं, टेलीफोन की तरफ नज़र है कि अमेरिका से फ़ोन आएगा, और वो प्राइम मिनिस्टर 3.25 साल तक अपनी कुर्सी पे बैठे रहे और फ़ोन नहीं आया। ये खुशकिस्मती की बात है कि उसी अमेरिकी सदर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक फ़ोटो आपका मौका मिला, और वही तस्वीर आज के सारे अखबारों में आई हुई थी। ये एक अच्छी बात है, कम से कम फ़ोटो आपकी हद तक अच्छी बात है। आखिरी बात कि जो साइड लाइन पे बातें राव साहब ने बताया वो हुई हैं, वो इसलिए रिपोर्ट नहीं हुई कि उसमें सवाए हाल चाल पूछने के और क्या हाल है आपका, और अब ये बताइए कि फिर और आपका क्या हाल है, इसके अलावा कोई बात इसलिए नहीं हुई कि ये एजेंडे में शामिल ही नहीं था। और वो जो आप कह रहे हैं कि उनका सामान तैयार था और वो ये हमारे जो दोस्त हैं ना सहाफ़ी, ये सेंसेशनलाइज करते हैं। ओके, प्राइम मिनिस्टर जब जाना होता है ना, उसने यानी उनका जो प्रोग्राम होता है उसमें उनकी एक पूरी टीम होती है, उसको कहते हैं लगेज टीम।
उसका काम ही ये होता है कि लगेज उसने टैग लगाने हैं सारे डेलीगेशन के लेके जाके आगे, जब उनके आने से, प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले, ताकि प्राइम मिनिस्टर और वज़रा जब आए तो आराम से सीधा सीधा अपना फर्स्ट क्लास की या बिजनेस क्लास की सीटों में बैठे। ओवरऑल ये एक अच्छी तकरीर थी और अच्छे तरीके से की जा सकती थी, जो कि उन्होंने कोशिश की और उसमें कोई 90% तक कामयाब हुए। पाकिस्तान का केस दुनिया के सामने आया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है साकिब बशीर साहब। ये एक मौका तो फराहम करता है कि जब आप वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर दूसरे लोगों से भी आपकी इंट्रैक्शन होती है, दूसरे मुल्क के सरबराहान से भी आपकी इंट्रैक्शन होती है, और तवील अरसे से जो मौक़िफ़ एक आपके मुल्क का होता है वो आप सामने भी रख देते हैं। तो आपको क्या लगता है ये दौरा कैसा रहा, और फिर जो मुलाकातें ख़ास तौर पर साइड लाइन पे हुई, बिल गेट्स से हुई और दीगर ममालिक के सरबराहान से भी हुई, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? वो तो मेरे ख्याल में नजम साकिब साहब ने और राव साहब ने बहुत तफसील के साथ बता दिया। मैं जो कम्युनिटी इंटरेक्शन है उस पे बात करूंगा, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, इंडियन भी हैं, और ये हमने देखा है। और अभी भी मोदी जब गए अमेरिका में, वहाँ पे उनका बहुत बड़े पैमाने पे जो कम्युनिटी के साथ उन्होंने खिताब किया, तो इसको अब बदकिस्मती कहें या जो भी कहें, ऐसे लगता है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उसमें जो मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, वो पीटीआई के लोग हैं। इस वजह से जब भी जो पीटीआई के अलावा अगर कोई वहाँ पे जाता है तो इस तरह का कोई इंटरेक्शन होता ही नहीं है। फिर जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे थे तो उसके बाहर पीटीआई ने कोई एहतजाज का भी किया हुआ था, तो फिर कम्युनिटी इंटरेक्शन इस वजह से भी नहीं किया जाता, तो वहाँ पे कोई ऐसा सिचुएशन बन गई कि इनके खिलाफ नारे लग गए। तो मेरे ख्याल में ये जो बदकिस्मती है, वगरना जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब हैं, हम उन पे तनकीद भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन किसी भी मुल्क में जब वो जाते हैं तो वो हमारी ही नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। उनको वो जो है वो इज़्ज़त और उनको वो जो है वो तौकीर मिलनी चाहिए। और ख़ास तौर पर इंटरेक्शन की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ शोबों में, अब मोदी का मैं देख रहा था कि उनके जो ये मुख्तलिफ CEOs हैं, मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं, एक्स है, फेसबुक है, गूगल है, उस पर उनके जितने भी लोग हैं उन्होंने सारे वो इकट्ठे किए हुए थे और उनके साथ उसकी एक मीटिंग हुई है। तो ये जो चीज़ है कि जितने भी वहाँ मुख्तलिफ शोबों में इस तरह के हेड्स हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी भी होंगे, डॉक्टर्स की कम्युनिटी है, उनके साथ इनकी कोई इंटरेक्शन हो, मीटिंग हो, चीज़ें जो है वो ये उनके साथ शेयर करें, उनकी जो मुश्किलात हैं उन पर काबू पाने के लिए गवर्नमेंट या वज़ीर-ए-आज़म कोई बात करें। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक अच्छा जेस्चर होता, या इसमें कम से कम सोच में तब्दीली लानी चाहिए हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी कि अगर प्राइम मिनिस्टर गया है तो ठीक है, आप एक दायरे के अंदर रहकर उनसे सवाल भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनको ऐसे खदशा होता है कि शायद कोई मिसबिहेव कर देगा। तो ये मैंने एक तब्दीली देखी है जो मोदी और पाकिस्तानी जब प्राइम मिनिस्टर जाता है, तो इमरान खान साहब जब गए थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा इंटरेक्शन किया था, लेकिन उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब गए 2022 में, 23 में काकड़ साहब थे, और अभी जो है वो शहबाज शरीफ साहब गए हैं, ऐसा कोई इंटरेक्शन जो है वो नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि जो यकीनी तौर पर जिस तरह नजम साकिब साहब ने कहा कि ये कोई अमेरिका का दौरा नहीं था, बल्कि वहाँ पे जनरल असम्बली इजलास में जाना और वहाँ की एक्टिविटीज़ थी। लेकिन इसी दौरे में अगर बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र को देखा जाए तो उनके दो तरफा जो है वो ताल्लुकात या मुलाकात जो है वो हुई है, जो अमरीकी सदर हैं उनके साथ हुई है, या मोदी की भी हुई है, यकीनी तौर पर पहले उन्होंने अरेंज किया होगा। लेकिन पाकिस्तान की जो जब इमरान खान साहब थे उन पर 4 साल ये था, तनकीद भी होती रही कि वो इंतज़ार करते रहे, फ़ोन नहीं आया। लेकिन यह भी हकीकत है कि पिछले 2 साल हो गए हैं, बल्कि 2.5 साल हो गए हैं, मौजूदा जो सेटअप है, जो रजीम है, PDM हुकूमत कहें, नून लीग कहें, जिसको भी कहें, तीसरा प्राइम मिनिस्टर है, पहले शहबाज शरीफ साहब थे, काकड़ साहब थे, फिर जो है वो शहबाज शरीफ साहब आए हैं, कोई कॉल नहीं आई। जो ये हुआ है, शाइए पे जो तस्वीर बनी है, इसके हवाले से भी बताया जाता है कि ये 40 सेकंड की थी, और क्योंकि वहाँ सरबराहाने मुमलिकत आए होते हैं और वो इशाइया दिया होता है तो सारे आए होते हैं, तो उसमें तो इस किस्म की तस्वीर बनाना या इस किस्म की चीज़ हो जाती है। लेकिन उस हवाले से भी अमेरिका की तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई कि कोई मुलाकात हुई है या कोई बातचीत हुई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात के तनाजुर में कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ी, लेकिन
पाक बांग्लादेश ताल्लुकात के तनाजुर में एक चीज़ है कि उनके साथ जो दो तरफा जो मुलाकात हुई और उस हवाले से कोई खबरें आ रही हैं कि वो ताल्लुकात शायद क्योंकि हसीना वाजिद के दौर में पिछले 15 साल से जो ताल्लुकात ठीक नहीं थे पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ बहुत ज़्यादा इशूज़ थे, तो अब उनमें हो सकता है कि मुस्बत तब्दीली आए क्योंकि मुलाकात भी हुई है और कुछ खबरें भी आ रही हैं, शायद आने वाले दिनों में कुछ जो है वो बेहतरी आए। ठीक है, अभी एक और अहम मामला है, अरब टन खाना ज़ाया चला गया। इस पर आपको बताएंगे कि क्या तफसीलात हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज 29 सितंबर को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुराक के ज़ियात से मुतल्लिक आगाही के लिए आलमी दिन मनाया जाता है और ये सितंबर के आखिरी इतवार को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड हर साल। और जो चीज़ आसानी से मुयस्सर हो जाती है उसके हवाले से ये गुमान भी रखा जाता है और ये हकीकत भी है कि उसकी कदर भी उस कदर नहीं होती। 2022 में एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि तकरीबन हर रोज़ 1 अरब टन से ज़्यादा खुराक ज़ाया की जाती है और इसमें 60% वो खुराक है जो घरों में इस्तेमाल की जाती है वहाँ पर ज़ाया की जाती है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक सालाना हर शख्स 79 किलोग्राम की जो खुराक है वो ज़ाया करता है। और इसके अलावा एक अहम पहलू एक और भी है कि जब किसी भी खुराक को कटाई से, किसी भी इजनास को कटाई से फ़रोख्त के मराहिल तक लेके जाया जाता है तो 13% वहाँ पर भी इस चीज़ का ज़िया होता है। अब आज के इस प्रोग्राम में, इस सेगमेंट के अंदर हम इसी पर बात करेंगे कि जहाँ पर एक तरफ हम इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स देखते हैं, मनाजर ख़ुद आँखों से देखते हैं कि लोग भूख से मुतासिर हो रहे होते हैं, वहाँ पर इस किस्म की रिपोर्ट आना ये अखलाकी तौर पर तो गलत है लेकिन मौशी तौर पर कितना गलत है। नजम साकिब साहब, ये जो मामला है जिसकी निशानदेही आज हम कर रहे हैं, ये अखलाकी तौर पर तो हम समझते हैं गलत है, मौशी और मौसमियाती तौर पर भी ये गलत है, कितना गलत है? देखिए, सबसे पहले तो माहौलियाती एंगल से देखते हैं, क्लाइमेट चेंज के हवाले से देखते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा मेजर सेगमेंट जो है वो फूड सिक्योरिटी का है। देखिए ना, अगर आपके पास खाने को ही नहीं कुछ होगा तो कैसे आप मौसम को एंजॉय करेंगे, कैसे आप घरों में रहेंगे? खाना तो बुनियादी चीज़ है और ये फूड सिक्योरिटी, मैंने जिस तरह कहा ना कि एक मेजर चंक है क्लाइमेट चेंज का। अब उसमें ये जो खबर, ये जो आपने रिपोर्ट की बात की है, उसमें जो आपने बातें, 2-3 बातें आपने मुझ पे छोड़ी कि मैं बताऊंगा, उसमें यह है कि 783 मिलियन लोग जो हैं वो हंगर से अफेक्ट हैं, यानी भूख की वजह से वो अफेक्ट होते हैं। ये तकरीबन 1/3 पूरी इंसानियत की बात हो रही है और इसमें फूड इनसिक्योरिटी का शिकार जो है वो आपकी पूरी जो इंसानियत है उसका 1/3, और बदकिस्मती से 1/3 का यूँ समझिए कि सारे का सारा जो है ना वो हिसाब किताब वो आपकी तीसरी दुनिया में आता है, जिसमें मेरा और आपका प्यारा पाकिस्तान भी आता है। ये मैंने जो पढ़ा कि 5 गुना ज़्यादा एविएशन का जो है ना, आपका ये जो जहाज़ चलते हैं और इस वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस हैं जिनका कि झगड़ा पड़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का फलाना लेवल होना चाहिए और ये और वो, 5 गुना ज़्यादा असर पड़ता है इस फूड की वजह से जो कि ज़ाया हो गया। इससे जो ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं वो एविएशन के पूरे सेक्टर से 5 गुना ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो ये खाने का ज़िया हो रहा है, वो जो भूखे लोग हैं, वो जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनको दिया जाए ये खाना बजाय इसके कि ज़ाया हो जाए। दूसरी तरफ ये है कि जहाँ जहाँ पड़ा हुआ है वहाँ से जो गैसेज इससे निकलती हैं जो आपके माहौलियात को ख़राब कर रही हैं, ये इसका माहौलियात का एंगल है। जहाँ तक मईशत की बात है तो वो लोग जो बैठ के ये फैसला करते हैं ना कि आज आलमी दिन होगा फलाना, ज़रा उनके आगे देखिएगा कि कितनी डिशेस पड़ी होती हैं और उसके बाद जब वो एक एक बिस्किट इधर से लेके, एक छोटा सा सैंडविच इधर से लेके जब वो कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलते हैं तो बाकी का सारा खाना ऐसे करके जो है वो आपके किसी बिन में डाल दिया जाता है। ये एक अजीबोगरीब पैराडॉक्स है, ये तजाद है कि वो लोग जो बात कर रहे हैं गुर्बत की, उनके 4-4 AC लगे होते हैं। ये अपनी जगह पे एक हकीकत है। पाकिस्तान के बारे में क्विकली आऊँगा। ये जो 783 मिलियन लोग भूख की वजह से शिकार हैं, आई विश कि हमारी जो मिनिस्ट्री रेलेवेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है या पता नहीं क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंटल, अभी तो नाम भी इनका कभी बदलता रहता है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही।
पाकिस्तान में कितने गरीब लोग हैं जो भूखे सोते हैं या भूख की वजह से शिकार हैं, फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है। आई विश के ये रिपोर्ट जो आपने जिसका जिक्र किया है पाकिस्तान में मुतल्लिका हल्के इसको पढ़ें और इसको पढ़ के देखें कि पाकिस्तान में कितने लोग, गरीब तो हमें पता है जी इतने गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, लेकिन एक्चुअली इसकी कुछ स्टडी होनी चाहिए और उसके बाद ये देखा जाए कि जो खाना ज़ाया हो रहा है क्या वो इन गरीबों के काम आ सकता है जो कि खाने से महरूम हैं। ये बहुत बड़ा आलमी अलमिया है, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, लेकिन पाकिस्तान में इसमें कुछ स्ट्रक्चर्ड किस्म की कोई स्टडी जो है ना वो होनी बड़ी ज़रूरी है। ये बड़ी अच्छी बात आपने की। राव खालिद साहब, ये जो एक चीज़ है, ये जो डिफरेंस है, आप इसको मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं या किन अल्फाज में आप इसको बयान करेंगे कि इतना खाना ज़ाया हो रहा है, दूसरी जानिब वो रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं कि इतने लोग भूखे भी हैं और भूख से मुतासर भी हो रहे हैं। हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह से अभी तक किसी को ये नहीं पता चला कि इंटरनेट स्लो क्यों है आजकल के मॉडर्न दौर में, उस पर हम तवक्को कर रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट जैसे खुश्क सब्जेक्ट्स के ऊपर जिसकी दिलचस्पी नहीं है, जबकि आईटी के हवाले से करोड़ों लोगों की, हर बंदे की दिलचस्पी है फ़ोन की वजह से, तो उस पर इतनी बेखबरी है तो इस पर क्या बेखबरी का आलम होगा, आप यानी उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे सच्ची बात जब मैं रिपोर्ट देखी तो मुझे अपना बचपन की कुछ चीज़ें याद आई जो भी आप अनइंटेंशनली भी उसको फॉलो कर रहे होते हैं। जब खाना लेते थे तो घर वाले वालदा डाल के देती थी या मुलाजिम डाल के देते थे, तो वो उतना सा डाल के उसको कह रहा और नहीं पहले ये ख़त्म करो फिर उसके बाद और लेना। वो कहते थे उतना डालो प्लेट में जितना खा सको, और अगर प्लेट में छोड़ना नहीं है, खाली प्लेट करनी है, ठीक है, पेट फट रहा है फट जाए, उनके प्लेट खाली करो। तो वो मुझे अब समझ आ रही है कि ये क्या था असल में, कि जो खाना हम ज़ाया करते हैं, छोड़ते हैं, कोई छोटा मोटा नहीं छोड़ते, हम तकरीबन 36 मिलियन टन पाकिस्तान सालाना खुराक जो है वो ज़ाया कर रहा है, और जहाँ पे 36% लोग जो है वो रात को भूख से सो रहे हों और खाना उनको मैसर ना हो, उसके हवाले से आप देख लें किस तरह से अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ पे, ना करने की कोशिश की जा रही है कि ये मसला क्या है। ये बड़े खानों की बात की नजम साहब साहब ने, इतने लेविश खाने होते हैं, बड़ी बड़ी तकरीबात होती हैं, उसके बाद वो खाना ज़ाया कर दिया जाता है, तो उसका डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से भी हो सकता है। मुझे पता है इस्लामाबाद में एक बड़ा होटल है, उसका जब दोपहर का और रात का जब बूफे का खाना बचता है तो वो कुछ मदारस में, कुछ यतीम खानों में और ऐसी जगहों पे वो तकसीम करते हैं, जाके उनको देते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि वो आप टारगेट कर लें उस कम्युनिटी को जो भूखे, जहाँ पे लोग, उनको दिया जाए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम और भी ज़्यादा कम्प्लिकेटेड इसलिए हो रहा है कि हमारे ये माहौलियात के हवाले से सूरत हाल ख़राब है, आबादी मुसलसल बढ़े जा रही है, देही से शहरी माइग्रेशन जो है, हिजरत जो हुई है, उसकी वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा आ गई, ज़राअत को हम उस तरह डेवलप नहीं कर रहे, फूड सिक्योरिटी का सीरियस इशू है, ज़रूरी शोबे में तहकीक नहीं है, पानी के रिजर्वायर्स के हवाले से हम महफूज नहीं करते। 21 मुल्कों ने मनसूबाबंदी की है पिछले साल पहली दफ़ा फूड सिक्योरिटी के हवाले से और ख़ुराक के ज़िया के हवाले से ख़ास तौर पे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि एक लुकमा जो हम ज़ाया कर रहे हैं ना, वो किसी गरीब की मौत का परवाना लिख रहे होते हैं हम, चाहे एनवायरमेंटली लिख रहे हो, चाहे खुराक के हवाले से लिख रहे हो। तो ये सोचने की बात है और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस हवाले से। ठीक है साकिब बशीर साहब, एक तो ये बताइएगा, जिस तरह एक एग्जांपल अभी राव साहब ने दी कि इस्लामाबाद के अंदर वो इस तरह जो खाना बच जाता है उसको तकसीम कर दिया जाता है, तो इस लेफ्ट ओवर के लिए क्या पाकिस्तान में ऐसी तंजीमें कोई काम कर रही हैं? दूसरा, ये बड़ा ही इखलाकी एक पहलू है जिसमें ये निशानदेही तो की जाती है कि ये ज़ाया हो रहा है, लेकिन इसको रोका कैसे जा सकता है? इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, ज़रूरत है। एक तो मुख्तलिफ निजी तंजीमें हैं लेकिन बहुत कम है, मतलब उस किस्म का रवाज रुझान गया नहीं है। पंजाब में जो 2019 में एक जो है वो कानून साजी की गई थी, उस पर फूड सिक्योरिटी, जो फूड अथॉरिटीज़ हैं उनकी कानून साजी तो नहीं उसको कहेंगे, फूड अथॉरिटी जो है उसने कोशिश की थी कि जो रेस्टोरेंट्स हैं या मैरिज हॉल्स हैं या दूसरे, इनको इंगेज करके इनके लिए बाकायदा तौर पर ऐसा कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए कि जो खाना बच जाए वो ज़ाया ना हो, उसका एक प्रॉपर तरीक़ाकार हो ताकि उसको जो है वो महफूज किया जा सके, पैक किया जा सके और वो ख़राब भी ना हो और मुस्तहिक लोगों तक पहुँच जाए। तो ये कोशिश हुई थी, लेकिन बाकी कराची में
या बड़े शहरों में बहुत महदूद पैमाने पर ये अभी तक इतना जो है वो रुझान नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है कि इसको कैसे जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो यूएन की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में एक चीज़ ये भी कही गई है कि ऐसा नहीं है कि इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, और जापान और बरतानिया की मिसाल दी गई है कि जहाँ पे 18% और 31% इसमें कमी लाई गई है, वहाँ जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किए गए हैं। दही इलाकों के हवाले से या शहरी इलाकों में ये थोड़ा सा मुख्तलिफ रुझान है। जो दही इलाके हैं वहाँ पर इसको अगर जो है वो ये खाना बाज़ों का ज़ाया भी होता है, बच जाता है, उसको ज़ाया करने से बचाना चाहिए। कता कलामी की माज़रत, कता कलामी की माज़रत साकिब बशीर, वक्त की किल्लत है, कता कलामी की माज़रत। मैं ज़रा अब नजम साकिब साहब की तरफ चलूँगा। आज के सवाल नजम साकिब साहब अहम क्या हैं, शॉर्टली बता दीजिएगा। जी शुक्रिया। ज़ौक़ एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, श्रीलंका के पहले हाल ही में मुंतखब शुदा पहले लेफ्टिस्ट नए सदर ने कहा है कि हमारे पास मुआशी मसाइल का फौरी हल नहीं है, वक्त लगेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी जो क़यादत आती है वो सबसे पहले यही वक्त ही मांगती है। ज़रूरी सवाल ये है कि जनूबी एशिया में ये सारे लीडर्स जो हैं, ये इस तरह के सियासी बयान देने से पहले किसी मुश्तरका उस्ताद से मशवरा करते हैं, क्योंकि बयानात तो एक ही हैं। आज का गैर ज़रूरी सवाल, पिछले दिनों नंबर्स गेम में मौलाना फजलुर रहमान का कलीदी किरदार रहा, आखिरी दम तक ना माने और तरामीम ना हो सकी। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि हुकूमत ने नंबर पूरे करने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया है। क्या मौलाना साहब ने केपी में अपने असर व रसूख बढ़ाने के लिए किसी दूसरे रास्ते को अभी तक चुना है कि नहीं चुना? ठीक है, अपने नाज़रीन के फीडबैक का इंतज़ार। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।